दोस्तों इंडियन पॉलिटी जिसे हम राजनीतिक विज्ञान जो भी आप इसे कह सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट रहता है सभी एग्जाम्स के लिए। जिस भी एग्जाम्स में जीए जीके पूछी जाती है, ठीक है। तो ये हमारा पार्ट 1 है इंडियन पॉलिटी का, बाइलिंगुअल रहेगा। और भी ज्यादा आपको फैक्ट्स मैं यहाँ पे बताऊंगा, ये हमारा पार्ट 1 है। ऐसे ही आपको आगे बहुत सारे पार्ट्स देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। पहला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज। ऑल इंडिया सर्विसेज वो सर्विसेज होती हैं, सरकारी नौकरी की बात कर रहा हूं बस मैं यहाँ पे, ठीक है। सरकारी नौकरियां जिनका ट्रांसफर पूरे ऑल इंडिया पे होता है और जो पूरे ऑल इंडिया पर बेसिस पे काम करती हैं। जैसे कि आपने स्टेट गवर्नमेंट की जॉब देखी होंगी, तो वो सिर्फ उस स्टेट तक ही सीमित रहती है। बट ये जो सरकारी नौकरियां ऑल इंडिया सर्विसेज हैं, जैसे कि आईएएस आईपीएस आईईएस, ठीक है, ये सब कैसी नौकरियां होती हैं जो ऑल इंडिया बेसिस के उस पर होती है, बेसिस पर होती है। तो इसमें आईएफएस आता है, आईपीएस आता है, आईएएस आता है। आईईएस सर्विसेज जो होती हैं, ये इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज, ये पर्टिकुलरली ऑल इंडिया सर्विस के बेसिस पर नहीं आती, इसका खुद का अलग से एग्जाम होता है। जो सिविल सर्विस एग्जाम होता है उसमें ये तीनों आती हैं, और सारी भी है, बहुत सारी आती है उसमें। हालांकि आईएफएस का भी एग्जाम अलग से ही होता है, और आईपीएस आईएएस का तो दोनों का सेम ही है, लेकिन इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज को हम ऑल इंडिया सर्विसेज के बेसिस पर नहीं लेते हैं। ओके, अब यहाँ पे पूछा है विच इज नॉट करेक्ट अबाउट द हाई कोर्ट। इसमें से कौन सा हाई कोर्ट के लिए सही नहीं है, यानी कि हाई कोर्ट के बारे में जो कहा गया है वो सही नहीं है। इट कैन डील विद केसेस विद इन द जुरिडिक्शन ऑफ द स्टेट। बिल्कुल सही है भाई, जिस राज्य का वो हाई कोर्ट होगा उस राज्य के ही मामलों को वो डील करेगा। इट गिव्स एडवाइजरी ओपिनियन टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को क्यों देगा भाई, वो देगा गवर्नर ऑफ द स्टेट को। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के लिए तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है, ठीक है। तो ये वाला गलत हो गया, तो यही आपका आंसर है, ठीक है। विच सॉरी, हु अमंग द फॉलोइंग अपॉइंट्स द इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। अभी कौन है, जब तक मैं ये वीडियो बना रहा हूँ वो है गणेश कुमार, है ना। ये चीज आप लोग ध्यान देना, अभी अभी बने हैं, अभी कब तक रहते हैं, 1 साल 2 साल 6 महीने तक, ये डिपेंड करता है इनके ऊपर, ठीक है। तो कौन करता है, भारत के प्रेसिडेंट इनको नियुक्त करते हैं, और इनका जो टेन्योर होता है वो 6 ईयर्स का होता है या फिर 65 ईयर्स, दोनों में से जो पहले हो जाए। भारत के चीफ इलेक्शन कमिश्नर, ओके। अभी आगे इनसे रिलेटेड और भी चीजें आएंगी। द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड द रिजर्वेशन ऑफ सीट्स इन लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली फॉर द। तो यहाँ पे ध्यान देना, जो हमारा संविधान है वो लोकसभा में पर्टिकुलरली यहाँ पे जो सीटें आती हैं और विधानसभा में जो सीटें होती हैं उसमें किसको यहाँ पे रिजर्वेशन आरक्षण दिया गया है, ठीक है। जो इंडिया की सबसे बड़ी बीमारी है रिजर्वेशन, तो ये है आपका एसटी, ओके। ये है एसटी, और यहाँ पे एससी को भी संरक्षण मिलता है। एससी यहाँ पे दे नहीं रखा है, लेकिन यहाँ पे जो देगा हम वही हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे आंसर हो जाएगा। कई मुकाबलों में, कई मायनों में ठीक भी है, क्योंकि पहले बहुत अत्याचार हुआ है भाई उन पे, ऐसी कोई प्रॉब्लम है नहीं, ठीक है। तो ऐसा भी हो सकता है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो भी ठीक लगता है एक तरीके से। जब हम दूसरे पार्ट से देखते हैं, हर चीज को देखने का तरीका अलग अलग होता है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल ड्यूटी प्रोविजंस इज सिमिलर टू आर्टिकल 21A। 21A में बोला गया है राइट टू एजुकेशन, ये भी आप लोग याद रखना, यानी कि शिक्षा का अधिकार, जहाँ पे 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा राज्य सरकार या फिर जो केंद्र सरकार है उसको देने का कार्य बताया गया है। तो 51A जो कि हमारा है मौलिक कर्तव्य, जिसे हम बोलते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज, ठीक है। तो ये मौलिक कर्तव्य भी सेम यही है, जो कि हमारे अभिभावकों को ये कहता है कि 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों को आप स्कूल भेजने के लिए प्रेरित करेंगे, ठीक है। इन विच ईयर वॉज द नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट, जिसे हम बोलते हैं NCPCR, कब स्टैब्लिश हुआ था, ओके। तो ये कब स्टैब्लिश हुआ था, 2007 में स्टैब्लिश हुआ था। भारत में एडल्ट इंसान कब हो जाता है, यानी कि बालिग हम किसे बोलते हैं, तो बालिग हो जाता है बच्चा 18 साल में, जैसे ही वो 18 साल में उसको लग जाता है, ठीक है, तो वो बालिग एडल्ट हो जाता है और उसको वोट देने का अधिकार यहाँ पे मिल जाता है, ड्राइविंग लाइसेंस बनाने का अधिकार यहाँ पे मिल जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट कैन नॉट बी सस्पेंडेड इवन व्हेन इमरजेंसी इज डिक्लेयर्ड इन द कंट्री। देखो इमरजेंसी 3 टाइप की होती है, 352 में है नेशनल इमरजेंसी,
356 में है प्रेसिडेंट रूल, जिसे आप स्टेट इमरजेंसी कहते हो। 360 में है फाइनेंशियल इमरजेंसी, जिसे आप वित्तीय आपातकाल कहते हो। तो इस आपातकाल के दौरान 2 आर्टिकल ऐसे हैं जो कि आपके सस्पेंड नहीं होते, बाकी सारे आर्टिकल आपके सस्पेंड हो जाते हैं। एक तो है आपका दोष सिद्ध के समक्ष संरक्षण, दोष सिद्ध के विरुद्ध संरक्षण भी है कि आप अपने आप के खिलाफ गवाही नहीं दे सकते हो, आपको एक अपराध के लिए 2 सजाएं नहीं हो सकती। एक तो ये हो गया। दूसरा हो गया जीने का अधिकार। तो ये दोनों ही आपसे नहीं छीना जा सकता। तो यही हो जाएगा आपका राइट आंसर, चाहे आपातकाल लगे या ना लगे। Which of the following was originally a fundamental right but in 1978 इसको लीगल राइट बना दिया गया। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। फंडामेंटल राइट्स हमारे पास अभी वर्तमान में 6 हैं, पहले हमारे पास 7 हुआ करते थे टिल 1978। यहां से एक अधिकार था संपत्ति का अधिकार। इस संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन द्वारा मोरारजी देसाई की सरकार ने 1978 में यहां से उठाकर डाल दिया 300A में। ठीक है, इस 300A में डालने के बाद ये क्या हो गया, फिर हमारा एक कानूनी अधिकार बन गया। ठीक है, तो ये हो गया आपका यहाँ पे राइट आंसर। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जज रिमूव करे जा सकते हैं संसद के द्वारा, किस वजह से? ठीक है, तो ये स्पेशल मेजोरिटी चाहिए होती है किसी भी, जैसे जो हमारा पार्लियामेंट है, संसद है, वहां पे कोई भी चीज अगर पास करवानी है, ऐसे सभी चीज पास करवानी है, तो वहां पे 3 तरीके होते हैं, सिंपल, स्पेशल और स्पेसिफिक। सिंपल मेजोरिटी होती है आधे से एक ज्यादा, स्पेशल मेजोरिटी होती है 2/3, स्पेसिफिक मेजोरिटी होती है 2/3 से तो पास करना ही है, प्लस आधे से ज्यादा राज्यों का समर्थन भी चाहिए होता है। आधे से ज्यादा राज्यों का भी समर्थन चाहिए होता है, जैसे जीएसटी वीएसटी होता है ना। ठीक है, तो अगर आप लोगों को सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों को हटाना है तो आपको यहाँ पे पार्लियामेंट में विशेष बहुमत से बिल पास करवाना पड़ेगा। हाउ मच टाइम वॉज टेकन टू फ्रेम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? कितना टाइम लगा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को बनाने में? 2 साल 11 महीने 17 दिन, और कई जगह तो ये भी बोलते हैं कि 63 लाख का खर्चा आया था। ठीक है, जो हमारा संविधान है ये बनकर तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949 को। इसे लागू पर करा गया कब? लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को, क्योंकि 26 जनवरी को कांग्रेस ने 1930 में सबसे पहला क्या मनाया था? स्वतंत्र दिवस मनाया था। ठीक है, हालांकि बाद में इसको अभी गणतंत्र बोलते हैं, लेकिन स्वतंत्र दिवस बाद में इसको चेंज कर दिया फिर हमने। ठीक है, ये चीज आप लोग यहाँ पे ध्यान देना। Which article of the Constitution of India abolishes the concept of untouchability? भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो छुआछूत को खत्म करने के लिए बात करता है। तो अनुच्छेद 17, ये सभी को पता है, इसमें ऐसा कुछ है नहीं इंपॉर्टेंट जो आप लोगों को लगना चाहिए। 19 है आपका स्वतंत्रता का अधिकार, 20 है आपका दोष सिद्ध के समक्ष संरक्षण, 18 है आपका एबोलिशन ऑफ टाइटल यानी कि उपाधियों का अंत, राइट टू फ्रीडम आपका 19 है। ओके, डबल जेओपार्डी बोलते हैं 20 को इंग्लिश में। तो 17 आपका आंसर है। विच आर द फॉलोइंग फंडामेंटल ड्यूटी प्रोविजंस हैड लेड डाउन दैट ऑल इंडियंस नीड टू शो रिस्पेक्ट टू द इंडियन नेशनल फ्लैग? तो ये कौन सी ड्यूटी है कि हम अपने राष्ट्रीय ध्वज की इज्जत करें, राष्ट्रीय गान की इज्जत करें? ये किस में दिखाता है? तो ये पर्टिकुलरली ABCD ये किस में आता है? फंडामेंटल ड्यूटीज के। तो ये पर्टिकुलरली सबसे पहला फंडामेंटल राइट ड्यूटी है, सॉरी, ये हमारी सबसे पहली फंडामेंटल ड्यूटी है कि हमें अपने राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय ध्वज की इज्जत करनी चाहिए, उसके सामने समक्ष रिस्पेक्ट आपको हमको करना चाहिए। हाउ मेनी टाइम्स द टर्म जुडिशियल रिव्यू इज मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन? हमारे संविधान में जुडिशियल रिव्यू का मतलब होता है न्यायिक पुनरावलोकन। ये अभी तक हमारे संविधान में कहीं भी मेंशन नहीं है, जो कि हमने यूएसए से लिया है। विच आर द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ पार्लियामेंट्री क्वेश्चन? पार्लियामेंट्री का मतलब संसदीय प्रश्न कौन सा नहीं है? स्टार्ट क्वेश्चन होता है तारांकित, अनस्टार्ट होता है, इसमें तारांकित नहीं होता, जिसका उत्तर आप बाद में दे सकते हैं, लिखित देना होता है। शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन, जिसमें आप किसी मंत्री से आप एक अल्पकाल के लिए अल्प सूचना पत्र प्रश्न आपसे यहाँ से पूछा जाता है,
जिसमें उसको आंसर मुंह जबानी करना होता है, लिखित में आंसर देने की जरूरत नहीं है। तो लॉन्ग नोटिस क्वेश्चन नहीं होता पार्लियामेंट में, तो ये हो गया आपका यहाँ पे राइट आंसर। अंडर हुज लीडरशिप वाज द 42nd अमेंडमेंट एक्ट पास? 42nd अमेंडमेंट एक्ट जब पास हुआ था तब वहां पे इंदिरा गांधी थी, याद रखना इस चीज को। 42nd अमेंडमेंट एक्ट को कार्बन कॉपी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं, क्योंकि आधा संविधान लगभग बदल गया था 42nd अमेंडमेंट एक्ट से। और 42nd अमेंडमेंट एक्ट से ही आपने देखा होगा फंडामेंटल ड्यूटीज को भी ऐड किया गया था भारत के संविधान में, ठीक है। अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज द नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, जिसे हम बोलते हैं एनसीएससी, ठीक है। एनसीएससी आपको कौन से आर्टिकल में देखने को मिल जाएगी? तो आर्टिकल 338 ही सभी को पता है, इसमें ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है। आर्टिकल 338 में आपको मिलेगा एनसीएससी, फिर एनसीएसटी, है ना, 338A में, फिर एनसीबीसी बैकवर्ड क्लास, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास, एनसीबीसी आपका बी हो जाएगा 338B, ठीक है। ये चीज आप लोग यहाँ पे याद रखना, बी होगा इसका राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज सिमिलरली to Article 29A of the Universal Declaration of Human Rights, which state that everyone has duty to the community in which alone the free and full development of his personality is possible। यानी कि बोला गया है कि हर किसी के पास ये स्वतंत्रता होगी कि वह अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप कर सके, अपने आप के स्टैंडर्ड को इंक्रीज कर सके, ठीक है। तो सिंपली यहाँ पे आपसे यही पूछा जा रहा है, ठीक है। तो वो है आपका फंडामेंटल ड्यूटी, जीने का अधिकार जिसे आप बोलते हो ना, ठीक है। ड्यूटी टू कम्युनिटी इन विच अलोन द फ्री एंड फुल डेवलपमेंट ऑफ हिज पर्सनैलिटी पॉसिबल। तो ये किस में आएगी आपकी? तो ये आएगा भाई आपका फंडामेंटल ड्यूटीज में। सेम जो यहाँ पे दिया गया है वो आपका फंडामेंटल ड्यूटी है। विच इज नॉट ट्रू अबाउट राइट टू रिलीजन, ठीक है। राइट टू रिलीजन के हिसाब से इनमें से कौन सा सही नहीं है धर्म के लिए, यानी कि धर्म की स्वतंत्रता के बारे में। अ पर्सन मे चूज एनी रिलीजन और मे चूज नॉट टू फॉलो एनी रिलीजन, बिल्कुल कोई सा भी धर्म पकड़ो, कोई सा भी धर्म छोड़ो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। किसी भी धर्म को अपनाने, उसके अनुरूप आचरण करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता, बिल्कुल ये बात भी सत्य है भाई। प्रत्येक व्यक्ति को धर्म चुनने और उसके अनुरूप आचरण करने की स्वतंत्रता है। एवरीवन इज फ्री टू चूज अ रिलीजन एंड प्रैक्टिस दैट रिलीजन, बिल्कुल। जबरन धर्म परिवर्तन बिल्कुल भी नहीं है भाई, अलाउ, ठीक है। तो ये फोर्थ वाला आपका आंसर होगा। When was the voting age reduced to 18 in India? पहले 21 थी भारत में वोट देने की आयु, बाद में उसे हमने क्या कर दिया, यहाँ पे 1989 में 18 कर दिया। Which of the following directs the state to provide equal justice and free legal aid? यानी कि इनमें से कौन सा ये राज्य को डायरेक्ट करता है, निर्देश देता है कि इक्वल जस्टिस और फ्री लीगल एड। इक्वल जस्टिस का मतलब है सबको समान न्याय मिले, सबको मुफ्त कानूनी सलाह भी मिले। जैसे सरकारी वकील आप लोगों ने सुना होगा ना बहुत बार मूवीज में, तो वो सरकारी वकील यही होते हैं जो कभी अवेलेबल नहीं होते लोगों के लिए। पहली बात तो यही है, ठीक है। वो आपके लिए कभी अवेलेबल होगा ही नहीं, आप खुद ही परेशान हो जाओगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका पार्ट 4 में आता है डीपीएसपी के अंतर्गत। डीपीएसपी हमने कहाँ से लिया है? आयरलैंड से। Which of the following article of the Constitution gives a right to consult a legal practitioner of one's choice? अगर आपको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया तो आपको ये पूरी आज़ादी है कि आप किसी लीगल प्रैक्टिशनर का मतलब होता है एडवोकेट से सलाह मशवरा कर सकते हो, और ये आपको दिया गया है आर्टिकल 22 के अंतर्गत, ये आपको आज़ादी दी गई है। Which of the following article establish the provision of the right to education? तो मैंने आपको बताया था 21A, है ना, 21A ये आप लोग को पता होना चाहिए। 86th अमेंडमेंट एक्ट 2002 में इसे इंसर्ट करा गया था, हालांकि लागू तो ये 2010 में होता है, क्योंकि ये अच्छी चीज है ना पढ़ाई वाली, तो उसको लागू होना लेट होना बनता है भारत में। विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज नोन एज मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया? मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया यानी कि भारत के लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये है आपका भाग 3, जिसे हम बोलते हैं मौलिक अधिकार, जिसे आप बोलते हो फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। Who among the following hold the authority of transferring judges from one high court to another after consulting with the Chief Justice of India? तो किसके पास ये पावर है
कि वो जजों को एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में ट्रांसफर कर दे, पर उनको कंसल्ट करना पड़ेगा भारत के मुख्य जज से, ठीक है, मुख्य न्यायाधीश से, ठीक है, आज की डेट में जो खन्ना जी हैं, या उसके बाद अभी चेंज हो जाएंगे धीरे धीरे, ठीक है, उनको तो 6 महीने के लिए, 6 महीने के बाद कोई और बन जाएगा, है ना, ठीक है। तो ये कौन करेगा भाई भारत में? राष्ट्रपति ही करेंगे। ओके, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेशनल पॉलिटिकल पार्टी? इनमें से कौन सी नेशनल पॉलिटिकल पार्टी नहीं है? पहली बात तो भारत में छह नेशनल पार्टी है, यानी कि 6 आपको कैसे मिलेंगे राष्ट्रीय राजनीतिक दल? बीजेपी, बीएसपी, सीपीआईएम हो गया, कांग्रेस हो गई, नेशनल पीपल्स पार्टी हो गई, आम आदमी पार्टी हो गई, ठीक है। हालांकि मैं आपको बता देता हूं, आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा 2023 में दिया गया था, ठीक है। आम आदमी पार्टी को दर्जा दिया गया था राजनीतिक पार्टी, मतलब कि जो नेशनल पार्टी है उसका 2023 में। और ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस जो कि किसकी है, जो कि बंगाल में जो हमारी दीदी है उनकी ये पार्टी है, ओके। AITC उनकी पार्टी को यहाँ पे नेशनल पार्टी के दर से हटा दिया गया, CPI को भी और NCP को भी, ठीक है, नहीं तो बहुत ज्यादा हो जाती। तो वर्तमान में भारत में सिर्फ 6 ही नेशनल लेवल की पार्टियां हैं, बाकी सब तो राज्य वाली पार्टियां हैं। तो ये नेशनल कॉन्फ्रेंस, ये नेशनल पॉलिटिकल पार्टी नहीं है भाई। द इमोल्यूमेंट्स एंड अलाउंसेस, जिसे हम बोलते हैं वेतन एवं भत्ते, ठीक है, प्रेसिडेंट के एंड अदर एक्सपेंडिचर रिलेटिंग टू हिज ऑफिस इज चार्ज। तो इनके जो वेतन भत्ते हैं और इनके जो ऑफिस से खर्चे हैं वो भारत की किस निधि, किस कोष से दिए जाते हैं? तो वो दिए जाते कंसोलिडेटेड फंड से, जहां पे आपका हमारा टैक्स ले जाकर जमा होता है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल इज इट मेंशन्ड दैट डायरेक्टिव प्रिंसिपल आर नॉट जस्टिसेबल? यहाँ पे ये सिंपली आपसे पूछा गया है, कौन से आर्टिकल में ये बताया गया है जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल है उसे आप कोर्ट में नहीं ले सकते, कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो वो आर्टिकल 37 कहता है, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड फॉर द पावर टू द प्रेसिडेंट टू कन्वीन अ ज्वाइंट सिटिंग ऑफ द बोथ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट? सिंपली यहाँ पे ये कह रहा है, इनमें से कौन सा आर्टिकल है, कौन सा अनुच्छेद है जिसमें ये कहा गया है कि जो भारत के राष्ट्रपति होंगे वो एक संयुक्त बैठक बुला सकते हैं हमारे संसद की, लोकसभा राज्यसभा दोनों की, जब उनको लगता है कि जरूरत है किसी मुद्दे पर। तो 108 हमेशा याद रखना, आप लोग एग्जाम में आता है। द लास्ट सब सेक्शन के, ठीक है, ऑन द एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन वाज एडेड इन 2002, जो कि हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज में जोड़ा गया था, ठीक है। और यही अमेंडमेंट, यही जो चीजें सेम 21A में भी जोड़ी गई थी भारत के संविधान में, हमारे भारत के मौलिक अधिकारों में। ये तो मौलिक कर्तव्य है, मौलिक कर्तव्य में जोड़ा गया था इसको, फिर इसको यहाँ पे जोड़ा गया था, DPSP में भी जोड़ा गया है वैसे देखा जाए तो, है ना, लेकिन हमको ये 21A ही करना है। द नेशनल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर 1976 में स्टैब्लिश किया गया था, ठीक है। तो इसमें कितनी कैटेगरी में इन्होंने भारत की जो श्रेणियां हैं सामाजिक वानिकी की, यानी क्लासिक सोशल फॉरेस्ट्री की, इसको कितनी कैटेगरीज में डिवाइड किया था? ये यहाँ पे आपसे सिंपली पूछा जा रहा है। तो ये है 3 वर्गों में इन्होंने डिवाइड किया था। फंडामेंटल ड्यूटीज आर एड्रेस टू द, फंडामेंटल ड्यूटीज किसको एड्रेस करती है भाई? सिटीजन्स को, ठीक है, लोगों के लिए हैं, लोगों को ऐसे फॉलो करना होता है, ठीक है, गवर्नमेंट स्टेट के लिए नहीं होती वो। फंडामेंटल ड्यूटीज हैव डैश सोशल एंड इकोनॉमिकल सिग्निफिकेंस। फंडामेंटल ड्यूटीज में बात करी गई है आपका आचरण कैसा होगा, एथिकल, नैतिकता, आप इज्जत करेंगे अपने राष्ट्रीय ध्वज की, सम्मान करेंगे, कहीं थूकेंगे नहीं, वो सब जो सभी एथिक्स होते हैं, ठीक है। तो ये एथिकल, सोशल एंड इकोनॉमिकल सिग्निफिकेंस के लिए होते हैं। विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स नो पर्सन shall be deprived of his life और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू अ प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ? सिंपली यहाँ पे आपसे ये बोला गया है कि संविधान का कौन सा आर्टिकल ये कहता है कि कोई भी व्यक्ति को उसकी दैहिक स्वतंत्रता दी जाएगी, उससे छीनी नहीं जाएगी, जीने का अधिकार है, मतलब उसे सिंपली ये कहते हैं उसको जीने का अधिकार है, आर्टिकल 21 कहता है। 34 है, इन इंडिया द जुडिशियल सिस्टम इज लार्जली ऑटोनोमस, जो हमारा न्यायपालिका है वो ऑटोनोमस है, यानी कि आत्मनिर्भर है, ठीक है, ये भी कहते हैं स्वायत्त है।
द जुडिशरी मस्ट यूज इट्स पावर अंडर आर्टिकल 32, जिसे हम बोलते हैं अनुच्छेद 32, जिसे क्या बोला है, हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बाय B.R. अम्बेडकर, जिसमें रिट्स के बारे में बात करी गई है, जिसमें संवैधानिक उपचारों के अधिकार के बारे में बात करी गई, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज के बारे में बात करी गई, टू प्रोटेक्ट द फंडामेंटल राइट्स गिवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पे ये बोलते हैं कि जो हमारा आर्टिकल 32 है और जो हमारा आर्टिकल कौन सा है, हमारा आर्टिकल 13 है, वो हमारे फंडामेंटल राइट्स को बचा के रखता है हमारे लिए। ठीक है, सिंपली आपसे ये कह रहा है, कहीं कोई आके छीन ना दे। विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद द कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो राज्य सरकार के बारे में वो कामकाज कैसे करेगी उसके बारे में ये बात करता है, तो वो है अनुच्छेद 167। विच फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज बोरोड फ्रॉम जापान। हमने जापान से क्या चीज ली है, भारतीय संविधान में ज्यादातर चीजें हमने विदेशों से ली है। ठीक है, तो हमने वहां से क्या लिया है, द प्रोसीजर इज स्टैब्लिश बाय लॉ, विधि के द्वारा, कानून के द्वारा स्थापित प्रक्रिया हमने वहीं से लिया है। संविधान में संशोधन लिया है साउथ अफ्रीका से। रिट्स हमने लिया है किससे, यूएस से लिया है, ब्रिटेन से लिया है, ब्रिटेन से लिया है। इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, ये ज्यादातर हमारी जो चीजें हैं इम्पीचमेंट वाली ही होगी, चाहे सुप्रीम कोर्ट का जो वैसे प्रेसिडेंट होता है, जजेस होते हैं, वो तो हमने ब्रिटेन से लिया है। ये इम्पीचमेंट वाला अलग है, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट होता है आर्टिकल 61, ये आप लोग यहाँ पे याद रखना। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू, जो हमारा मंत्री परिषद होता है, गृह मंत्री, खाद्य मंत्री, कृषि मंत्री, ठीक है, सब जो मंत्री होते हैं ये किसके प्रति रिस्पॉन्सिबल होते हैं भाई, ये लोकसभा के प्रति रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जहां पे हमने इनको चुन के भेजा है। Which of the following is called the temple of the country's democracy? किसको भारतीय लोकतंत्र का मंदिर कहा जाता है, पार्लियामेंट, संसद। ठीक है, संसद के दो भाग है, भाग दो हैं। संसद कितने जनों से मिलकर बनती है, राज्यसभा, ठीक है, उसके बाद लोकसभा और बीच में राष्ट्रपति, ये भी रखना, तीन चीजों से मिलकर संसद बनती है। Which of the following is unitary feature of the इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यूनिटरी का मतलब है एकात्मक विशेषता, एकल विशेषता जिसको हम बोलते हैं ना, सिंगल। तो भारत में आप दो सिटीजनशिप नहीं रख सकते हो, सिंगल सिटीजन ये हमारी विशेषता है, ये हमारा प्लस पॉइंट है। कॉन्स्टिट्यूशन रिव्यू कमेटी जिसको चेयरमैन किया था, किन्होंने चेयरमैन किया था, पहली बात तो M.N. वेंकट चेलिया ने किया था। ठीक है, इन्हीं के कहने पर फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में सोचा गया था हमारे संविधान में। ठीक है, तो M.N. वेंकट चेलिया थे संविधान समीक्षा समिति के अध्यक्ष संविधान सभा के अंतर्गत। Who was the प्राइम मिनिस्टर when राइट टू प्रॉपर्टी was सब्सक्राइब्ड। बहुत सिंपल सा है, एग्जाम में बहुत बार आता है। 44वां संविधान संशोधन अमेंडमेंट एक्ट 1978 मोरारजी देसाई लेके आए थे, जनता गवर्नमेंट की तरफ से, ये पीएम थे, पीएम ऑफ इंडिया थे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर, मोरारजी देसाई जी। फंडामेंटल राइट्स आर प्रोटेक्टेड एंड गारंटेड बाय द, फंडामेंटल राइट्स कौन प्रोटेक्ट करके रखता है हमारे, ठीक है, और कौन इसको गारंटी करता है, तो भारत का संविधान इसको बचा के रखता है, और भारत का संविधान ही इसको गारंटी करता है कि लोगों को दिया जाएगा। आर्टिकल 76 जो संविधान का है, ये किस चीज से डील करता है। देखो, फाइनेंस कमीशन तो 280 है सॉरी। ठीक है, इलेक्शन कमीशन कितना होगा, 315 जहां तक मुझे पता है। ठीक है, यूपीएससी डिपेंड करता है सारे आर्टिकल्स। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ, जो आर्टिकल 76 है वो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को डिपेंड करता है भाई। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया एकमात्र ऐसा पद है जो भारत का सबसे बड़ा एक न्यायिक अधिकारी, जो लॉ ऑफिसर होता है, वो हम इसे ही कहते हैं। ठीक है, यह एग्जाम में आता है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, भारत का महान्यायवादी, आर्टिकल 76 में। इन द इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम द रियल एग्जीक्यूटिव पावर इज वेस्टेड इन, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में जो
वास्तविक कार्यपालिका शक्ति होती है वो किसमें निहित होती है? तो प्राइम मिनिस्टर और उसकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में, यानी कि मंत्री परिषद में। इंडियन जुडिशियल सिस्टम किस पर आधारित है? तो किस पर आधारित होगा भाई? बोथ इंटीग्रेटेड एंड ड्यूअल सिस्टम? नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे देश में सिंगल इंटीग्रेटेड सिस्टम है। पहली बात तो सबसे पहले आपका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, उसके बाद फिर आपका हाई कोर्ट, फिर आपका सुप्रीम कोर्ट, फिर एट लास्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो ये एक प्रणाली चल रही है, सिंगल इंटीग्रेटेड प्रणाली, ठीक है, जो यही लोग ट्रांसफर करेंगे एक जगह से दूसरी जगह केस को। From which country's constitution has a constitution of India borrow the feature of single citizenship? भारत में एकल नागरिकता है, यानी कि भारत में दो देशों की नागरिकता नहीं चलती है। तो ये चीज हमने कहाँ से ली है? तो ये चीज हमने यूके से ली है, क्योंकि यूएसए में तो दो सिटीजनशिप चल सकती है, उनके स्टेट की भी, उनके कंट्री की भी। Which of the following article of the Constitution gives the right to a candidate belong to any caste to apply for any of the public employment? यानी कि ये कौन से आर्टिकल में कहा गया है कि ये एक अभिव्यक्ति, ये एक अधिकार होगा उम्मीदवार का, चाहे वो किसी भी जाति से बिलोंग करता हो, वो किसी भी सरकारी नौकरी में क्या कर सकता है? अप्लाई कर सकता है, उसमें कोई रोक टोक यहाँ पे नहीं होगी। तो वो आर्टिकल 16(2) यहाँ पे ये चीज बताता है। When was नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर फॉर द फर्स्ट टाइम? तो अभी तक नेशनल इमरजेंसी को 3 बार ही लगाया गया है। ओके, ये चीज भी आपको यहाँ पे ध्यान देनी है। तो जो फर्स्ट प्रोक्लामेशन हुआ था नेशनल इमरजेंसी का, वो 1962 में, क्योंकि चाइना ने भारत पे अटैक किया था। ठीक है, ये चीज भी आप लोग ध्यान देना। फिर उसके बाद यहाँ पे आपने देखा था नेशनल इमरजेंसी दोबारा से कब लगती है? 1971 में लगती है, क्योंकि बांग्लादेश का वॉर चल रहा था, इंडिया पाकिस्तान का। उसके बाद एक बार दोबारा यहाँ पे लगाते हैं इसी बीच में 74-75 समथिंग के आसपास। ठीक है, तो ये 48 का हमारा आंसर क्या हो गया? 1962 से 68 के बीच में ये लगी थी। Which article of the Constitution of India deals with the appointment of ad hoc judges? ad hoc का जज का मतलब होता है तदर्थ न्यायाधीश, यानी कि एडिशनल जजेस जिसको हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये होता है आर्टिकल 127 के अंतर्गत। सुप्रीम कोर्ट का अपना खुद का आर्टिकल कौन सा है? सुप्रीम कोर्ट का है 124। ठीक है, by 42nd amendment in 1976 as introduced by the dash the chapter on the fundamental duties of citizens was incorporated to the constitution। कहने का मतलब ये है कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा हमने एक पार्ट ऐड किया था फंडामेंटल ड्यूटीज का हमारे संविधान में। तो ये किस कमेटी ने रिकमेंड किया था? तो ये आपको मैं पहले बता चुका हूँ, 1976 42 संविधान संशोधन स्वर्ण सिंह समिति ने ये क्या किया था? रिकमेंड किया था कि आपको फंडामेंटल ड्यूटीज भी ऐड करनी चाहिए, तो कि 51A में ऐड हो गई थी। डिटेंशन ऑफ अ पर्सन कैन नॉट एक्सीड। डिटेंशन का मतलब है किसी व्यक्ति को अगर आपने नजरबंद गिरफ्तार करके रखा हुआ है, अगर उसे आप जज के सामने प्रस्तुत नहीं करते हो, ठीक है, तो आप उसे कितने माह तक एक्सटेंड डिटेंशन में रह सकते हैं पुलिस के द्वारा? ये आपसे बोला गया था। 3 मंथ है मैक्सिमम, जब तक आप उसे जज के सामने समक्ष प्रस्तुत नहीं करते, ठीक है, उसकी चार्जशीट आप दाखिल नहीं करते, तब तक 3 मंथ है। विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद द सेशन ऑफ द पार्लियामेंट? ठीक है, पार्लियामेंट में 3 सेशन होते हैं भाई, बजट सेशन, मानसून सेशन, और कौन सा होता है फिर? विंटर सेशन। ठीक है, समर सेशन नहीं होता भाई। तो ये हो गया आपका आर्टिकल 85 में ये बात बोली गई है। इन विच ईयर वाज जम्मू एंड कश्मीर लेजिस्लेटिव काउंसिल वाज एबॉलिश? देखो 31 अक्टूबर 2019 में, 31 अक्टूबर को होता है नेशनल इंटीग्रेशन डे, नेशनल यूनिटी डे, जो कि बर्थ एनिवर्सरी है BR अम्बेडकर की। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान देना कि अक्टूबर 2019 में जम्मू कश्मीर की पुरानी वाली लोकसभा को क्या कर दिया गया था? खत्म कर दिया गया था। द प्रिंसिपल ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, ये सबसे पहली बार अडॉप्ट किया गया था संविधान द्वारा। तो ये हमने वर्ड्स कहाँ से लिए हैं? फ्रांस से लिए हैं भाई। भाईचारा तो बंधुत्व, ये जो फ्रेटर्निटी, ये तो वर्ड ही फ्रेंच वर्ड है और ये वहीं से लिया गया था। Which of the following was included by the Constitution
86 अमेंडमेंट एक्ट, ये मैंने आपको बताया था 86 अमेंडमेंट एक्ट से राइट टू एजुकेशन हमने जोड़ा था, जो कि है एलिमेंट्री एजुकेशन और फंडामेंटल राइट्स, हमने इसी में जोड़ा था 86 अमेंडमेंट एक्ट 21A। द आइडिया ऑफ रूल ऑफ लॉ वाज अडॉप्टेड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री, अभी आपने पढ़ा था जापान, जापान नहीं, द रूल ऑफ लॉ, ठीक है, वो तो रूल एस्टैब्लिश था, तो ये कंफ्यूजन देखो हो जाती है। तो रूल ऑफ लॉ यानी कि कानून का अधिकार, कानून का शासन, ये यूके से लिया है। अगर आपका आता है द रूल एस्टैब्लिश्ड बाय द प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय द रूल या लॉ, वो जापान का है, ठीक है। द सब सेक्शन सी ऑफ द फंडामेंटल ड्यूटीज यानी कि 51C, ये इंडियन सिटीजन को देता है, मतलब कि ये कर्तव्य देता है उनको कि प्रोटेक्ट करेंगे आप भारत की सोवरेनिटी यानी कि संप्रभुता, एकता और अखंडता, जिसे हम क्या बोलते हैं, यूनिटी एंड इंटेग्रिटी बोलते हैं ना कई बार, ठीक है। तो इंटेग्रिटी जिसका सही आंसर होगा, यूनिटी एंड इंटेग्रिटी आपका यहाँ पे हो जाएगा, ये हमारे प्रियम्बल में भी दे रखा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हु इज द एडमिनिस्ट्रेटिव हेड ऑफ द इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट, भारतीय ऑडिट और अकाउंट डिपार्टमेंट का हेड कौन होता है, ये आपको भी पता है, इसमें ऐसा कुछ है नहीं, भारत का CAG, ठीक है, भारत का CAG होता है इसका राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर रिलेटेड टू सिटीजनशिप, सिटीजनशिप हमारे पार्ट 2 में आता है और भाग 5 से लेकर 11 तक रहता है, क्योंकि भाग 3 में आपका आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक आता है, फिर 36 से 51 तक भाग 4 में आता है DPSP, ठीक है। तो 5 से क्या हो गया आपका 11, आपका यहाँ पे आंसर हो गया। इन विच 2 consecutive ईयर वाज देयर नो चीफ गेस्ट एट द रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन ऑफ इंडिया, तो कोविड का टाइम था, ये आप लोग को पता है, तो कोविड के टाइम पे 2021-22 में कोई भी चीफ गेस्ट नहीं आया, ओके। हु होल्ड द अथॉरिटी ऑफ ट्रांसफरिंग जजेस फ्रॉम वन हाई कोर्ट टू अनदर हाई कोर्ट, ये किसके पास अथॉरिटी है कि किसी जज को एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में आप क्या कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं, तो यह है आपका भारत के राष्ट्रपति। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन कन्वेज द मीनिंग ऑफ द वर्ड रिपब्लिक इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इनमें से कौन सा ऑप्शन कन्वे करता है ये मीनिंग कि वो रिपब्लिक, भारत एक रिपब्लिक राज्य है, गणतंत्र राज्य है। गणतंत्र का मतलब क्या होता है, जहां पे जो हेड ऑफ द स्टेट होता है वो चुन के आता है, भले ही इनडायरेक्ट हो चाहे डायरेक्ट हो। तो भारत में जो प्रेसिडेंट है सबसे हाईएस्ट पोस्ट में होता है, उसका इलेक्शन होता है, भले ही वो इनडायरेक्ट होता है लेकिन होता तो है, ठीक है। तो यानी कि जो इलेक्टेड हेड यानी कि जो प्रमुख होगा वो चुन के आएगा। जैसे मोनार्की में तो राजा का बेटा ही राजा बनता है ना, राजा सबसे हाईएस्ट पोस्ट में होता है, ठीक है। द फंडामेंटल ड्यूटीज वर एडेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बाय द, मैंने आपको फंडामेंटल ड्यूटीज का बहुत बार बता दिया है, 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 बाय इंदिरा गांधी गवर्नमेंट। हु इज द फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया, अभी बताया था मैंने आपको, भारत का अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, आर्टिकल 78। भारत का पहला न्यायिक अधिकारी, प्रथम न्यायिक अधिकारी, सबसे बड़ा न्यायिक अधिकारी, इसी को ही बोलते हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को कहते हैं। When did the drafting committee publish the first draft of the Indian Constitution? भारतीय संविधान का पहला प्रारूप कब पब्लिश किया गया था हमारी प्रारूप समिति के द्वारा। ड्राफ्टिंग कमेटी का पहला जो चेयरमैन था, यानी कि पहले जो चेयरमैन थे, पहले क्या मतलब, ड्राफ्टिंग कमेटी का मतलब था प्रारूप समिति, इसने भारत का संविधान बनाया। BR अम्बेडकर इसके हेड थे, टोटल इसमें 7 मेंबर थे BR अम्बेडकर जी को मिलाकर। तो इन्होंने सबसे पहला अपना कब दिखाया ड्राफ्ट कि भाई हम संविधान ऐसे ऐसे करके बनाएंगे, तो ये कब बोला था इन्होंने जी, ये बोला था फरवरी 1948 में सबसे पहला ड्राफ्ट इन्होंने प्रस्तुत किया था। द पेंशन पेएबल टू और इन रिस्पेक्ट ऑफ द ऑफिसर्स एंड सर्वेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट, जो पेंशन दी जाती है ऑफिसर्स के, सर्वेंट्स को, नौकरों को सुप्रीम कोर्ट के, ठीक है, तो वो भारत की किस निधि से दी जाते हैं, तो सारी चीज दी जाती है भारत की संचित निधि से, सैलरी भी, पेंशन भी, ठीक है, ये चीज भी आप लोग ध्यान देना। विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंटेन द प्रोविजन ऑफ यूनियन एग्जीक्यूटिव, यानी कि संघ की बात करी गई है, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका भाग 5, ओके, तो ये हो जाएगा आपका भाग 5, संघ की बात करी गई है।
विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेड द राइट टू प्रॉपर्टी अ लीगल राइट इन प्लेस ऑफ अ फंडामेंटल राइट। ठीक है, 300A में अब ये गया है, इसको लीगल राइट बना दिया गया फंडामेंटल राइट की जगह। पहले हमारा फंडामेंटल राइट था। तो मोरारजी देसाई के 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा ये किया गया था। इससे पहले भी क्वेश्चन में आ रखा है। फंडामेंटल ड्यूटीज जो है वो नॉट प्लेस इन पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बिकॉज पार्ट 3 क्या है? पार्ट 3 क्या है? देखो, फंडामेंटल ड्यूटीज जो होती है ना, चाहे आप उसे करो ना करो, कोई सरकार कुछ नहीं बोलेगी आपको। कोई अगर आप मान लो, अगर आप इज्जत नहीं कर रहे हो अपने राष्ट्रीय ध्वज की, तो कोई थोड़ी ना पकड़ के आपको बोलेगी जेल में आपको रखा जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन फंडामेंटल राइट्स को अगर आपके कुछ कर दिया तो आप कोर्ट में जा सकते हो, लेकिन फंडामेंटल ड्यूटीज के लिए आप कोर्ट में नहीं जा सकते हो। ठीक है, तो याद रखना कि भाई ये जो पार्ट 3 है ये वाद योग्य है, यानी कि आप इसके लिए सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो, लेकिन फंडामेंटल ड्यूटीज में के लिए आप कोर्ट वोट में नहीं जा सकते। विच आर द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड फॉर अ बाइकैमरल पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। बाइकैमरल का मतलब होता है दो सदन। तो पार्लियामेंट के दो सदनों के बारे में यहाँ पे बताया गया है। तो वो कौन सा है? संसद में दो सदन आपका मैं पहले भी बता चुका हूं, वो है आपका राज्यसभा एवं लोकसभा। राज्यसभा को इंग्लिश में बोलते हैं काउंसिल ऑफ स्टेट, लोकसभा को इंग्लिश में बोलते हैं द हाउस ऑफ द पीपल। ठीक है, 1952 ये याद रखना आप लोग कि भाई 1954 के आसपास इन दोनों का नाम राज्यसभा और लोकसभा कर दिया गया था। 1952 वैसे 1952 बोलते हैं। 1952 में इन दोनों का नाम हिंदी में कर दिया गया था, लोकसभा और राज्यसभा। पहले तो काउंसिल ऑफ स्टेट था और हाउस ऑफ द पीपल था। The fundamental duties of the citizen were added to the Constitution of India upon the recommendation of which of the following committee। सिंपली यहाँ पे आपसे ये बोल रहे हैं जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं सिटीजन्स की, ये कौन से कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड करी गई थी, किसके समिति, किसके सिफारिश पर ये ऐड किया गया था। सिंपली आपसे ये बोल रहे हैं कि फंडामेंटल ड्यूटीज को किसके कहने पर भारतीय संविधान में जोड़ा गया था? स्वर्ण सिंह कमेटी। और मैं आपको बताया था बेसिकली इन्होंने 8 फंडामेंटल ड्यूटीज बोली थी, लेकिन 10 फंडामेंटल जुड़ती है और आज की डेट में 11 है। 2002 में एक और फंडामेंटल ड्यूटी उसमें ऐड हो गई थी कि अभिभावक अपने बच्चों को स्कूल जाने के लिए प्रेरित करेंगे। विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टॉक्स अबाउट द एबोलिशन ऑफ टाइटल? अभी आपको बताया था 18 है, क्योंकि 17 है अनटचेबिलिटी, छुआछूत। 19 से आपका स्वतंत्रता का अधिकार, 20 से आपका दोष सिद्ध के समक्ष संरक्षण। अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल डैश ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इट्स द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया टू डेवलप द साइंटिफिक टेम्पर। देखो, आर्टिकल 51A के अंतर्गत बहुत सारे हमारे 11 क्या हैं? फंडामेंटल ड्यूटीज है, और ये हमारी एक फंडामेंटल ड्यूटीज है जो कि किसके अंतर्गत आती है? 51A के तहत ये आती है। ये चीज का आप लोग यहाँ पे ध्यान रखिए। ठीक है, इन इंडिया स्टेट इलेक्शन कमिश्नर इज अपॉइंटेड बाय, स्टेट का इलेक्शन कमिश्नर भी होता है, तो स्टेट का जो भी काम है वो गवर्नर ही देखते हैं। द टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स इंक्लूडिंग द चीफ मिनिस्टर इन द काउंसिल ऑफ स्टेट, यानी कि आप ध्यान दो, यहाँ पे जो हमारा मंत्रिमंडल होता है, मंत्री क्या होता है? राज्य मंत्री। जैसे आपके कौन कौन से होते हैं? गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री, सारे जो मंत्री होते हैं इसको हम बोलते हैं मंत्रिमंडल। ठीक है, तो यहाँ पे ये बोला गया है कि टोटल मेंबर्स का कितना परसेंट होना चाहिए? टोटल मेंबर कितने हैं हमारे? 543 मेंबर चुन के आते हैं। ठीक है, इनका 15% ही होना चाहिए मंत्रिपरिषद। तो ये कौन से आर्टिकल में बोला गया था? 15% होना चाहिए, मैं आपको पहले बता चुका हूं। ठीक है, 15% मैं आपको बता चुका हूं। जैसे राज्यों में भी ऐसे रहता है कि भाई या तो सबसे 12 रहेंगे या तो टोटल विधायकों का 15% रहेंगे, हमारे मंत्री जितने भी होते हैं। ठीक है, ये कई बार एग्जाम्स में आ रखा है, अभी रिसेंटली भी आया था। विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट एक्ट्स इंक्लूड फंडामेंटल ड्यूटीज इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज कितने बार आ चुका है? देखो, ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है, इसको हमने यहाँ पे रट लेना है, क्योंकि ये क्वेश्चन देखो कितना आ रहा है। तो 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976। विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इनकॉर्पोरेट द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी? डीपीएसपी के लिए कौन सा है भाई? डीपीएसपी के लिए भाग 4 है ना, 77 का 1।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल राइट, इनमें से कौन सा फंडामेंटल राइट नहीं है? इक्वालिटी बिल्कुल है, फ्रीडम ऑफ रिलीजन बिल्कुल है, फ्रीडम बिल्कुल है, मतदान का अधिकार आपका कानूनी अधिकार है, फंडामेंटल राइट नहीं है। जस्टिस एनवी रमन्ना, इनको अपॉइंट करा गया था भारत के किस नंबर के चीफ जस्टिस के रूप में? ठीक है, तो ये थे भारत के 48वें। फिर यू ललित आते हैं, है ना, 49। फिर 50 आते हैं कौन? डीवाई चंद्रचूड़। फिर 51 आते हैं संजीव खन्ना। ठीक है, अब 52 जो होंगे वो देखा जाएगा। जो भारतीय संविधान है ये किस दिन को लागू हुआ था? लागू बोल रहा हूं मैं, बन के तैयार तो 26 नवंबर 1949 को हो गया था। लागू यहाँ पे बेसिकली इनेक्ट बोल रहे हैं ये। किस तिथि को ग्रहण, ओके सॉरी, यहाँ पे ग्रहण बोल रहे हैं। ग्रहण का मतलब है 26 जनवरी 1949 को हमने ग्रहण कर लिया था। लागू तो हमने 26 जनवरी 1950 को किया था। ये ग्रहण की बात कर रहे हैं, तो ये होगा पहला वाला आंसर। एज पर आर्टिकल 172 का 2 ऑफ द स्टेट ऑफ अ स्टेट शैल नॉट बी सब्जेक्ट टू डिसोल्यूशन, यानी कि ये बोल रहे हैं जो विधान परिषद है, ओके, वो कभी भी क्या नहीं हो सकती है, आप उसे भंग नहीं कर सकते, जैसे कि आप राज्यसभा को भंग नहीं कर सकते हो संसद की। इंदु मल्होत्रा ने पर्टिकुलरली डिसेंट ओपिनियन दिया था, यानी कि इन्होंने मना किया था अपने कौन से लैंडमार्क जजमेंट में? तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा केस है सबरीमाला का। सबरीमाला जो है, ठीक है, सबरीमाला में एंट्री दी गई थी। एंट्री की बात कर रहे थे वुमेन्स की, तो वुमेन्स की एंट्री की बात कर रहे थे, तो वहाँ पे 5 या जजेस की समथिंग एक बेंच थी। इसमें एक महिला भी थी, इंदु मल्होत्रा। इंदु मल्होत्रा भारत की पहली महिला वकील है जिनको हाई कोर्ट में जज बनाया गया। ठीक है, तो इंदु मल्होत्रा, ये चीज यहाँ पे आप लोग ध्यान देना। ठीक है, इंदु मल्होत्रा को मतलब इन्होंने ही मना करा था कि नहीं, वुमेन्स को नहीं जाना चाहिए। बाकी जो 4 मेंस थे उन्होंने बोला था कि जाना चाहिए। तो बेंच के हिसाब से जो हाँ वाला है वो आंसर हो गया था, तो वैसे इनका इसीलिए जाना जाता है। अब उनका रीजन क्या होगा वो उन्हें पता होगा। हु एडमिनिस्टर ओथ ऑफ ऑफिस ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वाइस प्रेसिडेंट को उसके पद की, उनके पद की शपथ एवं गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? ठीक है, तो भारत के राष्ट्रपति दिलाते हैं, ऐसा कुछ है नहीं। Who among the following was appointed as the chairperson of 23rd लॉ कमीशन? लॉ कमीशन हर 3 साल के लिए होता है, जैसे कि वित्त आयोग 5 साल के लिए होता है, वैसी लॉ कमीशन यानी कि जो क्या है, विधि आयोग है, हर 3 साल के लिए होता है। तो जस्ट यहाँ पे कौन है इस बार के लिए? ठीक है, इस बार के लिए जो नियुक्त करे गए हैं वो है जस्टिस ऋतुराज अवस्थी, 2024 में बने थे, मतलब कि लॉ कमीशन के अध्यक्ष। अभी 3 साल तक रहेंगे, 27 तक। ठीक है, ये है आपके लिए इंपॉर्टेंट। अब एक सिचुएशन आपको यहाँ पे मैं दे देता हूं क्वेश्चन के हिसाब से। वेयर ए हैज गॉन टू अ सिनेमा हॉल, ये अपने फ्रेंड्स के साथ में सिनेमा हॉल जाता है एक मूवी देखने। अपनी नेक्स्ट सीट में वो रियलाइज करता है कि उसकी जो नौकरानी है वो भी वहीं बैठी हुई है और वो भी मूवी देख रही है। उसके बाद ए बोलता है कि अब आप यहाँ से मूवी मत देखो और यहाँ से चले जाओ। ठीक है, अब इस सिनेरियो में उसका कौन सा आर्टिकल, कौन सा अनुच्छेद, कौन सा जो अधिकार है नौकरानी का वो हनन हो रहा है? तो वह है आर्टिकल 15, जिसमें आप उसके किसी भी अनुसार आप उसमें भेदभाव नहीं कर सकते, डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। सोशल स्टेटस जिसको हम बोलते हैं ना, गरीब है अमीर है, तो नौकरानी है तो मेरे बगल में नहीं बैठ सकती, ऐसा होता है ना। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर? सुकुमार सेन थे हमारे पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर। 1940 नहीं होगा, 1950 से स्टैब्लिश हुआ था ना। ठीक है, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, ठीक है, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे क्या आती है, 1950 से 1958 तक यही रहे थे। वी.एस. रामा देवी भारत की पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त। ज्ञानेश कुमार वर्तमान के हैं, 26वें हैं, अभी 27वें जो आते हैं वो तब बताया जाएगा आपको। कल्याण सुंदरम भारत के दूसरे मुख्य चुनाव आयुक्त। व्हेन वाज द फर्स्ट सेशन ऑफ लोकसभा ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, यानी कि आजाद भारत की पहली लोकसभा का प्रथम जो सत्र है वो कब आयोजित किया गया था? ये आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो 13 मई 1952 को हमारी लोकसभा शुरू हुई थी। ठीक है,
ये चीज भी आपको पता होना चाहिए। 88 देखें, द कंसेप्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स फर्स्ट केम इनटू बीइंग इन द मैग्ना कार्टा इन। फंडामेंटल राइट सबसे पहले किस देश ने अपने देशवासियों को दिए थे? तो इंग्लैंड ने जारी किए थे। इंग्लैंड को देख देख के बाकी दुनिया देने लगी। ठीक है, तो मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लैंड जिसे हम बोलते हैं, उसी में फंडामेंटल राइट्स का जिक्र सबसे पहली बार हुआ था, लोगों का अधिकार देने का। और इन्होंने हम पे खुद 200 साल तक अधिकार किया। अपने देश में इन्होंने 1215 में ही लोगों का अधिकार दे दिए थे। ठीक है, क्योंकि वहां पे लोग पढ़े लिखे थे। द चेयरमैन ऑफ द स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है, कैन बी रिमूव बाय द ऑर्डर ऑफ। तो जो चेयरमैन है स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के, इनको रिमूव करा जा सकता है किनके द्वारा? प्रेसिडेंट के द्वारा। अब यहाँ पे ये याद रखना, स्टेट का नाम है तो गवर्नर इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि ये एक संवैधानिक पद है। संवैधानिक पद और भी होते हैं, लेकिन ये स्टेट पीएससी का सवाल है, पब्लिक सर्विस कमीशन का सवाल है। ठीक है, तो राष्ट्रपति आते हैं इसमें। इन केस एन इंडियन सिटीजन इज अरेस्टेड एंड डिनाइड द राइट टू बी डिफेंडेड, यानी कि एक इंडियन सिटीजन है, उसको अरेस्ट कर लिया जाता है और उसको अपने आप को डिफेंड करने का भी राइट नहीं दिया जाता। इस सिचुएशन में, ठीक है, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैन प्रोवाइड अ रिलीफ। तो कौन सा आर्टिकल उसको क्या करता है? रिलीफ देता है इसके समक्ष। यहाँ पे सिंपली आपसे पूछा जा रहा है। तो आर्टिकल 22, यानी कि 22 कहता है कि भाई आप अपने दोष सिद्ध के समक्ष संरक्षण का मतलब होता है आप अपने खिलाफ कभी भी गवाही नहीं दे सकते। बस आपके लिए कोई भी गवाह तैयार करना पुलिस का काम है। What is the significance of 26 जनवरी being chosen as the day to celebrate the Republic Day? हालांकि बाद में जाकर इसको हम लोग क्या कर देते हैं? इंडिपेंडेंस डे कर देते हैं। Aside from the adoption of the Constitution, जब संविधान लागू हुआ तो हमने 26 जनवरी को ही क्यों लागू किया 1950 में? उसके पीछे ये था क्योंकि जो 91 का है वो है पूर्ण स्वराज की डिमांड करी थी। किसने? यहाँ पे किसने करी थी डिमांड? कांग्रेस ने करी थी। 1930 में तिरंगा फहराया था, तिरंगा फहराया गया था 1930 में। ठीक है, रावी नदी के तट पर जवाहरलाल नेहरू ने ये किया था और पूर्ण स्वराज की मांग करी थी और लोगों को बोला था कि ये हमारा पहला स्वतंत्रता दिवस है। ठीक है, द फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया इज रिक्वायर्ड टू मेक रिकमेंडेशन। जो हमारा वित्त आयोग आर्टिकल 280 के अंतर्गत स्टैब्लिश होता है, इसको अपनी सिफारिशें देनी होती है। किसको? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को ये अपनी सिफारिशें देते हैं। ये एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। विच हु डिजाइन द एडमिनिस्ट्रेटिव कोड टू सेपरेट रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन फ्रॉम ज्यूरिडिक्शन एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, यहां पर ये बोलता है कि हु डिजाइन द एडमिनिस्ट्रेटिव कोड। एडमिनिस्ट्रेटिव कोड का मतलब क्या है भाई? रेवेन्यू डिपार्टमेंट जो होता है, रेवेन्यू को और प्रशासन को अलग अलग करने का जिम्मा किसको जाता है भारत में? तो ये है लॉर्ड कॉर्नवालिस। ये इन्होंने ही शुरू किया था। ठीक है, आईपीसी आपने कई बार सुना होगा ना। ठीक है, इनकी देन नहीं है, लेकिन इन्होंने यहां से शुरुआत कर दी थी। विच ऑफ द फॉलोइंग राइट इज गारंटेड बाय द आर्टिकल 25 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अनुच्छेद 25 भारतीय संविधान में क्या कहता है? ये कहता है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। आप किसी भी धर्म को अपना सकते हैं, उसका प्रचार कर सकते हैं, किसी भी धर्म को छोड़ सकते हैं। Which article of the Indian Constitution stipulates that the law declared by the Supreme Court shall be binding on all the courts within the territory of India? यानी कि ये कहता है भारतीय संविधान में ये आर्टिकल कहता है कि जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ऑर्डर दिया गया है, जो निर्णय दिया गया है, वो भारत के सभी कोर्ट्स के द्वारा मान्य होगा, सभी लोगों के द्वारा मान्य होना बहुत जरूरी है। तो यह है आपका आर्टिकल 141। Which of the following article of the Constitution of India enshrines to value and preserve the right heritage of our composite culture? यानी कि ये चीज सिर्फ हमारे किस में है ना? ये चीज हमारे सिर्फ फंडामेंटल ड्यूटीज में है, बाकी किसी आर्टिकल में आपको नहीं। तो 124 तो सुप्रीम कोर्ट है, ये तो आप पहले ही काट देते हैं। ठीक है, 48 और 43 क्या है? हमारा डीपीएसपी है। ठीक है, 51 है, यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज में ही हमारा ये आता है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच? आर्टिकल 15 राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। नहीं, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन तो होता ही नहीं। ठीक है, तो आर्टिकल 15 किस चीज का है भाई? ये डिस्क्रिमिनेशन का है। ठीक है, भेदभाव पर प्रतिबंध की यहाँ पे बात करी जाती है, तो ये गलत है। आर्टिकल 17 है आपका छुआछूत, यानी किसी को आप छुआछूत नहीं करेंगे।
ये भी गलत है क्योंकि टाइटल्स वाला तो 18 में आता है। 19 से आपका प्रोटेक्शन ऑफ सर्टेन राइट्स रिगार्डिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच, ठीक है, तो बिल्कुल फ्रीडम ऑफ स्पीच आपको 19 में ही देखने को मिलेगा। 14 है आपका अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, अनटचेबिलिटी का है 17, ठीक है। 14 आपका किसका है? राइट टू इक्वालिटी, समानता का अधिकार। हु वाज द चेयरमैन ऑफ द 15th फाइनेंस कमीशन, क्योंकि 16th अभी स्टैब्लिश हो चुका है, तो 15 के हैं कौन? एनके सिंह, है ना। 15 के कौन है भाई? ये आपको पता होना चाहिए, एनके सिंह, नंद किशोर सिंह। 16th फाइनेंस कमीशन जो कि स्टैब्लिश हो चुका है, इसके हैं अरविंद पनगड़िया। केसी नियोगी थे फर्स्ट फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन। शनमुगम शेट्टी थे भारत के पहले वित्त मंत्री। विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मेंशन दैट लॉ डिक्लेयर बाय द सुप्रीम कोर्ट इज बाइंडिंग ऑन ऑल कोर्ट? ये इससे पहले भी आपको मैंने अभी करवाया था, तो ये है आपका आर्टिकल 141, ठीक है। 141 ये आपका सेम क्वेश्चन इससे पहले मैंने आपको कराया था, ठीक है। चलो कोई बात नहीं। और हमारा लास्ट क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट कब आया अस्तित्व में? तो सुप्रीम कोर्ट को अंग्रेजों ने संघीय न्यायालय के रूप में, फेडरल कोर्ट के रूप में स्टैब्लिश किया था अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, पर इन्होंने स्टैब्लिश किया था 1900 कब, मतलब कि इन्होंने वैसे तो स्टैब्लिश कर दिया था अगर देखा जाए तो 1937 में, 1935 के बाद में इसी को ही, फेडरल कोर्ट को ही सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया 26 जनवरी 1950 में बना दिया गया, ठीक है। और हीरालाल जे कानिया हमारे भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश बन के आते हैं, ठीक है।